प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो फील्ड स्टडी की जाती है उसमें जो फील्ड प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है उसकी अंतिम रिपोर्ट, जिसे हम P4 के नाम से जानते हैं, वो कितने पृष्ठों में तैयार की जानी चाहिए। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए और इसके साथ बने रहिए, फायदे में रहेंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस समय जो विद्यार्थी स्नातक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए आदि की फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उन्हें फील्ड स्टडी के अंतर्गत एक ऑप्शन मिला है फील्ड प्रोजेक्ट तैयार करने का। अधिकांश विद्यार्थी मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सभी कॉलेजेस के फील्ड प्रोजेक्ट ही तैयार करते हैं। आप जानते हैं कि फील्ड प्रोजेक्ट एक ऐसी व्यवस्था है जो समूह में संपन्न की जाती है। इस समूह में या तो 4 या 5 या 6 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 का प्रावधान है, इसलिए कभी कभी समूह में 5 विद्यार्थी भी हो सकते हैं और वह नियम के अंतर्गत आता है। फील्ड स्टडी जब आप करते हैं तो आपको कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जिन्हें हम P सीरीज की रिपोर्ट कहते हैं। P1, P2, P3, P4। P1, P2, P3 क्रमिक प्रारंभिक रिपोर्ट्स हैं जो आपकी प्रगति को दर्शाती हैं। ये वस्तुतः प्रगति प्रतिवेदन है और जब आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो अंत में आप P4 जमा करते हैं। आपका मूल्यांकन इन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा निर्धारक भूमिका जिसकी होती है उसे हम P4 कहते हैं। कई कॉलेजेस में परीक्षा के समय केवल P4 ही प्रस्तुत किया जाता है और कुछ कॉलेजेस और कुछ जो निर्देशक हैं वो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का यदि यथावत पालन करते हैं तो वे मूल्यांकन के दौरान P1, P2, P3 रिपोर्ट्स भी रखते हैं। अतः इन चारों रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से बनाया जाना चाहिए। P1, P2 और P3 रिपोर्ट्स के लिए स्पष्टतः निर्देश दिया गया है कि ये 500 शब्दों में होनी चाहिए। अधिकतम 500 शब्द नहीं, बल्कि न्यूनतम 500 शब्द है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 500 शब्द का मतलब होता है 3 पृष्ठों में आपके P1, P2, P3 3 पृष्ठों में आपके बन सकते हैं। याद रखिए कि आप इसे थोड़ा विस्तार से भी बना सकते हैं और अधिक शब्द भी उसमें लिख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। रहा सवाल आपके P4 का, तो P4 के बारे में भी स्पष्टतः निर्देश दिया गया है कि जो आपकी P4 नामक रिपोर्ट है वह कम से कम 5000 शब्दों में बनना चाहिए। कम से कम। अधिक से अधिक आपके द्वारा चुने गए विषय, आपके द्वारा संकलित किए गए तथ्य, आंकड़े, आपके द्वारा लिखी गई सामग्री, विश्लेषण तालिकाएं, आपके द्वारा बनाए गए ग्राफ्स, आपके द्वारा इकट्ठे किए गए चित्र आदि, इसके आधार पर आपका प्रतिवेदन बहुत विस्तृत भी हो सकता है। 100, 150, 200 पेजेस तक भी जा सकता है। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग आपसे यह अपेक्षा करता है कि कम से कम आप 5000 शब्दों में लिखें। अब 5000 शब्द को अगर हम पेजेस में बदलें और यदि हम ऐसा माने कि एक पेज में लगभग 200 शब्द आते हैं तो 25-30 पेजेस में ही आपका P4 यानी फाइनल रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन पुनः दोहराया जा रहा है कि ये न्यूनतम शब्द सीमा है, अधिकतम नहीं। ये न्यूनतम आपका 25-30 पृष्ठों का निर्देश है, अधिकतम आपकी विषय सामग्री, आपके प्रोजेक्ट का विषय, आपके द्वारा किए गए परिश्रम पर निर्भर करता है। मेरा अनुरोध ये है साथियों कि फील्ड प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं, और तो इसमें 4, 5, 6 इस तरह से सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य के लिए यह 100 अंकों की परीक्षा है। यदि आप 4 सदस्यों ने मिलकर बनाया है तो 400 अंकों की परीक्षा है, 5 ने बनाया है तो 500 की, और इसी तरह से 6 ने बनाया है तो 600 अंकों की परीक्षा है। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि 600 अंकों की परीक्षा के लिए आपका P4 कितना शानदार, कितना जबरदस्त और कितना जानदार बनना चाहिए, कितना विस्तृत, कितना स्पष्ट और कितना ही बढ़िया P4 आपका बनना चाहिए। 600 नंबर बहुत अधिक होते हैं और इन 600 नंबर में से आपको 500 से अधिक नंबर मिल सके, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। आपको यह तो पता है ना कि नंबर सबको इंडिविजुअल मिलते हैं, यानी 100 नंबर की आपकी परीक्षा है तो आपकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ नंबर मिलते हैं, आप जो व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण देते हैं उसके आधार पर,
और जो आप वहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं उसके आधार पर मूल्यांकन होता है। तो यदि आप सभी सदस्य चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, 90 प्लस मिले, ताकि आपको आउटस्टैंडिंग ग्रेड आपकी ग्रेड शीट में मिल सके, तो आपको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। मेरा अपना दृष्टिकोण क्या है प्रश्नों की संख्या को लेकर, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो P4 आप बनाते हो ना, इसमें कुल मिलाकर 10 पॉइंट्स होते हैं। इस बाबत हमारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। इन 10 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें आपको मुश्किल से प्रत्येक पॉइंट के लिए 1 या 2 पेज लिखने होते हैं। उसमें ज़्यादा आप लिख ही नहीं सकते हैं। 10 में से 7 पॉइंट्स के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10 में से 7 पॉइंट कंप्लीट करने में आपको मुश्किल से 10-12 पेज लगेंगे। अब बचे हैं 3 पॉइंट जिनको हम अध्यायवार आगे बात करेंगे। ये जो 3 पॉइंट हैं, यही वास्तव में मेन आपका प्रोजेक्ट है, और इन 3 पॉइंट्स पर आपको 20-20, 25-25 पेजेस की सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए और इस तरह से इसको लिखना चाहिए। मेरा मानना है कि आपका ये जो फील्ड प्रोजेक्ट है या P4 है, फाइनल रिपोर्ट, ये 100 पेजेस या इससे भी अधिक पेजेस में होनी चाहिए, और इसको आपको इस तरह से बाइंडिंग करवाना चाहिए जैसे किसी ज़माने में लघु जो शोध प्रबंध या डिजर्टेशन होती थी, उसको बाइंडिंग किया जाता था। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको एक बाइंडेड P4 का भी वीडियो बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से हमारे विद्यार्थी P4 को बाइंड कराते हैं। ऐसी आप बाइंडिंग करवाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छा भी लगेगा और आंतरिक परीक्षक और बाह्य परीक्षक दोनों पर प्रभाव डालेगा। चलिए अपन बात करते हैं पॉइंट वाइज। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपका होता है P4 का, परियोजना का विषय या शीर्षक। इसके लिए केवल एक ही पेज की आवश्यकता होगी। आप एक पेज ले लीजिए बढ़िया, और उस पर अच्छे से स्केच पेन से जमा कर अपना टाइटल आप लिख दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, यदि आप अध्ययन कर रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का वर्तमान में समाज पर प्रभाव, ऐसा कोई आपने प्रोजेक्ट हिंदी साहित्य में बनाया है, या फिर आपने बनाया है कि वर्तमान पत्रकारिता का आपके क्षेत्र में किस तरह का स्थान है, इस पर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपको जो टाइटल आपके प्रोफेसर साहब से मिला है या मैडम जी से मिला है, आप उस टाइटल को उस पेज पर ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़कर और बढ़िया से जमा कर 2-3 लाइन में उसको अच्छे से जमा कर आप लिख दीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए। बहुत से लोग टाइटल में डबल इन्वर्टेड कामा लगाते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा हम कोटेशन के साथ लगाते हैं, और कोटेशन का मतलब होता है किसी के द्वारा कहा गया कोई वाक्य, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह की कोई बात लिखी जाती है तो हम डबल इन्वर्टेड कामे में लिखते हैं, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कही गई बात है। लेकिन टाइटल तो हमारा टाइटल है, आप उसे सिंगल इन्वर्टेड कामे में लिख दीजिए, जैसे आप पुस्तक का टाइटल लिखते हैं। बस ये एक पेज में हो गया। आप चाहे तो चारों तरफ बॉर्डर बना दीजिए, अच्छे से उसको व्यवस्थित कर दीजिए। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, विद्यार्थी का मौलिकता का घोषणा पत्र। यह भी एक पेज में आ जाता है, और इसका भी बाकायदा एक फॉर्मेट है जिसमें आप कहते हैं कि हम यह घोषित करते हैं कि यह कार्य हमारे द्वारा किया गया है और इसमें हमने कहीं से भी नकल नहीं की, यह प्रोजेक्ट हमारा मौलिक है। ऐसा लिखने के पश्चात आप क्या कीजिएगा कि आपके मान लीजिए 6 सदस्य हैं, तो एक टेबल बना सकते हैं आप, और उसमें अपने सदस्यों के नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के नाम आप लिखिए। रोल नंबर के लिए आप जगह छोड़ दीजिए। यदि आप फर्स्ट ईयर में तो अभी आपके पास रोल नंबर नहीं है, सेकंड ईयर में तो आपके पास रोल नंबर है, अभी लिख दीजिए। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिख दीजिए। कभी मान लीजिए आपके प्रोफेसर साहब को आपको प्रोजेक्ट जमा करने के बाद आपसे संपर्क करना होगा, तो मोबाइल नंबर से आपसे संपर्क कर सकते हैं। और आखिरी कॉलम में आप हस्ताक्षर का कॉलम बना लीजिए और हस्ताक्षर कर लीजिए। तो ये जो मौलिकता का घोषणा पत्र होगा, यह भी एक पेज में आप बना लेंगे। इस पर भी अलग से वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, देख लीजिए। उसके बाद पर्यवेक्षक या निर्देशक का अनुमोदन पत्र, यह भी एक पेज में बनता है। इसमें आपके जो प्रोफेसर साहब या मैडम हैं, जो आपके गाइड हैं, वो उसके अंदर अनुमोदन पत्र देते हैं। इसका भी एक स्पष्ट फॉर्मेट है जिसमें वो बताते हैं कि मैं इस कार्य का अनुमोदन करता हूँ, यह कार्य मौलिक ढंग से किया गया है। इसको बनाने में भी एक पेज की ही आवश्यकता पड़ती है। अब हम चौथे बिंदु पर जाते हैं। उस बिंदु का शीर्षक है संस्था, व्यक्ति या मार्गदर्शक द्वारा दिया गया कार्य का पूर्ण होने का प्रमाण पत्र। यह भी एक पेज में बनेगा।
जैसा कि आपको ज्ञात है कि आप अपना प्रोजेक्ट किसी संस्था के माध्यम से, किसी विषय विशेषज्ञ के माध्यम से या किसी मार्गदर्शक के माध्यम से बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप अपने ज़िले या अपने शहर में समाचार पत्र का कोई कार्यालय होगा, वहाँ पर जाकर समाचार पत्र के जो ब्यूरो चीफ होंगे उनके मार्गदर्शन में बना रहे होंगे। तो जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो आपको एक प्रमाण पत्र देते हैं। इस प्रमाण पत्र का भी बाकायदा एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसको आप बनाकर उनकी साइन करवाकर संस्था पर या व्यक्ति विशेष के पास अगर कोई सील है उनके नाम की तो वो सील लगाकर आप ले आएंगे, एक पेज में यह भी बन जाएगा। पांचवा पॉइंट है आभार पत्र। ये 1 या 2 पृष्ठों में आप लिख सकते हैं, जिसमें आप उन व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट को बनाने में सहयोग दिया। इसमें संस्था के प्राचार्य होते हैं, आपके निर्देशक या पर्यवेक्षक होते हैं, उस संस्था के विषय विशेषज्ञ होते हैं जिनके यहाँ आपने काम किया है, आपके साथीगण होते हैं, माता पिता होते हैं, और भी सहयोगी होते हैं जिनसे इंटरव्यू लिया, लाइब्रेरियन हो सकते हैं जहाँ से आपने पुस्तकें और अन्य साहित्य प्राप्त किया, उनका आप उल्लेख करते हुए 2 पेजेस में बढ़िया आभार प्रदर्शन, भावनात्मक रूप से अच्छे से आभार व्यक्त कर सकते हैं। भाषा का विशेष ध्यान रखिए, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख रहे हैं उसमें अशुद्धता न हो, इस बात पर आप विशेष ध्यान केंद्रित कीजिए। ये हो गए हमारे 5 पॉइंट। छठा पॉइंट हम देखते हैं अनुक्रमणिका का। अनुक्रमणिका का पॉइंट भी 1 या 2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाता है। अनुक्रमणिका में आप इन्हीं 10 पॉइंट्स को लिख देते हैं और उसके सामने पृष्ठ क्रमांक डाल देते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर परियोजना का विषय शीर्षक किस पेज पर है, आदि आदि। अब आप कहेंगे कि अनुक्रमणिका तो छठे पेज पर आ रही है और परियोजना का विषय शीर्षक आदि पहले ही आ गया, तो पेज नंबर हम कैसे डालेंगे? तो या तो इनके सामने डेस लगा दीजिए या फिर इनको रोमन लिपि में 1 फिर 2 2 डंडे लगाकर ऊपर बिंदी 3 4 5 ऐसे कर दीजिए। और जब आपका 7वां 8वां 9वां 10वां पॉइंट चालू हो तो वहाँ पर 1 2 3 से आप गिनती डाल सकते हैं। इस बाबत कोई अस्पष्टता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम वीडियो बनाकर या वहीं उत्तर देकर आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं आपके मुख्य कार्य, जिसको हम 7वें पॉइंट पर कहते हैं, उसको उन्होंने लिखा है अध्याय प्रथम। इस अध्याय प्रथम में आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, कम से कम आप 4 पॉइंट्स में इसको क्लियर करते हैं। परियोजना कार्य का परिचय हम क्षेत्र देते हैं, जो आपने परियोजना कार्य चुना है उसके बारे में आप लिखते हैं, उसका क्षेत्र बताते हैं। फिर पृष्ठभूमि और साहित्यिक समीक्षा लिखते हैं, जो आप पहले भी कर चुके हैं। साहित्यिक समीक्षा का यहाँ उल्लेख करते हैं कि किन किन किताबों से, किन किन लेखों से, किन किन शोध पत्रों से आपको आपका प्रोजेक्ट बनाने में सहायता मिली, या यूँ कह सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जिस विषय पर बनाया गया है इस पर पहले से कौन कौन से काम हो चुके हैं, उसका उल्लेख आप साहित्य की समीक्षा में करते हैं और उससे आप सहायता भी लेते हैं बहुत स्वाभाविक तौर पर, तो यहाँ उल्लेख हो जाता है। फिर परियोजना कार्य की योजना, प्रासंगिकता और लक्षित प्रतिफल, इसके बारे में आप लिखते हैं कि किस तरह से आपने इसकी योजना बनाई, कैसे आपने कार्य का विभाजन अपने साथियों के बीच में किया, आपने जिस विषय पर परियोजना बनाई है या प्रोजेक्ट बनाया है उसका वर्तमान में क्या महत्व है, क्या वह समाज के लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका आप उल्लेख करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को कार्य को करके आप क्या क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका उल्लेख आप करते हैं तीसरे बिंदु में। फिर उसके बाद संबंधित कार्यस्थल या संस्थान का विवरण जहाँ कार्य किया गया है, ये आप आराम से बढ़िया से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कलेक्टोरेट कार्यालय में जाकर कोई प्रोजेक्ट का कार्य किया है तो आप उस कलेक्टोरेट के बारे में विस्तार से लिख सकते हैं कि कब बना, कैसे बना, कितने इसमें कक्ष हैं, कितने विभाग हैं, कौन कहाँ पर किस तरह से कार्य होता है, ऐसा बढ़िया विवरण आप लिख सकते हैं। तो ये प्रथम अध्याय जो है ये बहुत सरलता से आपका 20-25 पृष्ठों में आप तैयार कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद 8वां पॉइंट, जिसको उच्च शिक्षा विभाग ने द्वितीय अध्याय कहा है, इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। परियोजना कार्य प्रणाली या वर्क फ्लो की कैसे कैसे आप क्रम से इस कार्य को करेंगे, इसका स्पष्टता से उल्लेख करेंगे। फिर जानकारी संग्रह, फील्ड सर्वे का विवरण, आप अपने इस प्रोजेक्ट कार्य के लिए कहाँ कहाँ पर जानकारी संग्रह करने के लिए गए थे, कहाँ कहाँ पर आपने फील्ड सर्वे किया है, उसका विस्तार से उल्लेख करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आप पर्यटन पर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो पर्यटन स्थलों पर चूंकि आप जाते हैं तो वहाँ का इसका बढ़िया उल्लेख आप कर सकते हैं। इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है विश्लेषण की प्रविधि
आप अनुप्रयुक्त तकनीक, जानकारी, आंकड़ों का विश्लेषण। आपने रिसर्च के लिए कौन कौन सी मेथड्स का आपने उपयोग किया है, कैसे आपने सामग्री इकट्ठी की है, साक्षात्कार लिया था, प्रश्नावली आपने तैयार की थी या ऑब्जर्वेशन मेथड का आपने उपयोग किया है। जो जो भी मेथड्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा लिखते हुए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से उल्लेख कर सकते हैं। और जो जो आंकड़े आपने प्राप्त किए हैं उसकी जानकारी आप इसमें दे सकते हैं। तो यह अध्याय भी आपका 20, 25, 30 पेजेस में बढ़िया से विस्तारित हो सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर 9वां पॉइंट है अध्याय तृतीय, जिसमें भी आपको अंदर 3 पॉइंट दिए हैं। साथियों, जब किसी पॉइंट में अलग से और पॉइंट दे दिए जाते हैं तो हमारा कार्य और सरल हो जाता है। इन 3 पॉइंट्स में निष्कर्ष, प्राप्त प्रतिफल एवं विश्लेषण, क्या क्या निष्कर्ष आपको इस पूरे फील्ड प्रोजेक्ट से मिले हैं, उससे क्या क्या हमें फायदे हुए हैं और हम किस तरह से उसे विश्लेषित करेंगे, यह जानकारी इसमें होगी। अगला बिंदु होगा परियोजना कार्य में चुनौतियां। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो बहुत चुनौतियां आती है और बहुत बढ़िया आप इसमें वर्णन कर सकते हैं कि जब हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हुए तो हमें विषय विशेषज्ञ की सहमति लेने में बहुत समस्या आई, यह एक चुनौती थी। समय का अभाव एक चुनौती हो सकती है। समय का सामंजस्य एक चुनौती हो सकती है कि आप जिस समय पर संस्था में जाते हैं वह समय आपके लिए है, लेकिन विशेषज्ञ के पास उस समय आपके लिए समय नहीं है। कई सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, आर्थिक कठिनाइयाँ भी हो सकती है, परिवहन की कठिनाइयाँ, आने जाने की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ हो सकती हैं। उनका वर्णन आप पॉइंट वाइज इसमें कर सकते हैं। फिर निष्कर्ष के आधार पर अनुशंसाएं। इस बिंदु को आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको अपने सुझाव देने हैं कि हमने यह प्रोजेक्ट बनाया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके शहर में कोई छोटा सा पर्यटन स्थल है, आपने उस पर प्रोजेक्ट बनाया है। अब आपको रिकमेंडेशन देनी है कि इसको हम एक ज़्यादा प्रसिद्ध, ज़्यादा चर्चित पर्यटन स्थल कैसे बना लें कि जिसके कारण यह केवल नगर के लोगों के बीच ही लोकप्रिय न रहे, बल्कि यह आसपास के जिलों में और अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो सके और दूर दूर से पर्यटक आ सकें। इसके लिए आप रिकमेंडेशंस यहाँ पर आप लिखेंगे। यह वाला जो अध्याय है या पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, जिसको अध्याय तृतीय का है, यह भी आप 20, 25, 30 पेजेस में लिख सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है संदर्भ सूची, जो मुश्किल से आप 2-3 पेजेस में लिख सकते हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी किताबों का उपयोग किया। संदर्भ सूची लिखने का भी अपना एक तरीका है, जिसके बारे में चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, खासकर फाउंडेशन कोर्स और अन्य विषयों के लिए। आप थोड़ा सा चैनल को खंगालिए, उसकी प्लेलिस्ट को देखिए और अपने लिए जो काम की सामग्री है उसको चिन्हित कर लीजिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आशा है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आप 60-70 पेजेस से लगाकर 100 पेजेस के बीच में या उससे थोड़ा सा अधिक अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। डरिए मत, आपके साथ और भी साथी हैं, आप कुल मिलाकर 6 साथी हैं। कार्य को बांट लीजिए, अपनी अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए, क्योंकि इसका नियम है 6 लोग हैं तो 6 तरह की हैंड राइटिंग्स इसमें हमें दिखाई देनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को आप दे दीजिए 7 पॉइंट्स, जो मुश्किल से 10, 12, 15 पेजेस में लिखे जाने 7 पॉइंट्स, वो लिखेगा। बाकी के जो 3 पॉइंट हैं उसको आप 5 जने आपस में बांट लीजिए। अगर 4 ही व्यक्ति हैं तो 3 पॉइंट से एक एक व्यक्ति के द्वारा बांटा जा सकता है। और घबराने की बात नहीं है, काम को टालिए मत, लिखिए। और यदि आपने लिख लिया है तो इस हिसाब से देखिए। प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है P4, उसकी बाइंडिंग का भी विशेष महत्व है। हम एक वीडियो में आपको अच्छा बाइंडेड प्रोजेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे जो आप सबके काम आएगा। तो बस यहीं समाप्त करते हैं। यह बात साझा करने का अवसर करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी ने मुझे प्रदान किया है। उसके लिए उनका और चैनल का तथा चैनल की परिश्रमी टीम का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।